दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ऑनलाइन डाटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी होती है आप सभी को दी जाती है, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप इन बुक के साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो आप 80 से लेकर 90 परसेंटाइल तक नंबर बड़ी आसानी से ला सकते हैं, जिसमें आपको 2200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। 2 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक को आपके सिलेबस और पैटर्न के आधार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कि आप जो भी पढ़ें अपने पैटर्न के आधारित पर ही पढ़ें। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। साथ ही उत्तरमाला के साथ आपको दिए जाते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी के लिए चक्षु प्रकाशन की गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नजदीकी स्टोर से, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के नाम पे हर साल करोड़ों के जो कहीं ना कहीं कारोबार है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। शब्द थोड़ा अलग लिखा हुआ है, लेकिन जो हेडिंग है वही आप सभी को बताई गई है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सरकारी नौकरी के नाम पर हर साल आप सभी को देखने के लिए मिलता है करोड़ों का धंधा। उसी को लेकर यहाँ से जो बात है वो की गई है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक या फिर सॉल्वर या फिर इसके अलावा इससे संबंधित जो कारनामे देखने के लिए मिलते हैं उसको लेकर जानकारी दी गई है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा हत्या, लूट, चोरी, चेन स्कैनिंग, इसके अलावा अपहरण, साइबर ठगी। इन अपराधियों से ज़्यादा कमाई अब शिक्षा माफिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घर बैठकर बेरोजगारों से, युवकों से यहाँ से कहीं ना कहीं जो शिकारें बनाते हैं, करोड़ों रुपए उनसे लेते हैं, उनके अपना जो धंधा है वो चलाते हैं। सरकारी नौकरी की चाहत में बेरोजगार युवक अपना सब कुछ लुटा देता है। प्रयागराज में यह सब धीरे धीरे धंधा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोचिंग संचालक, शिक्षा माफिया, स्कूल प्रबंधक से लेकर शिक्षक तक शामिल हैं। जो बेरोजगार युवकों को लूट रहे हैं वह सभी भर्तियों तक माफिया सक्रिय हैं। पुलिस के रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि हर परीक्षा के अंदर माफिया सक्रिय देखने के लिए मिलता है। इस बात में कोई दोहराय नहीं है। कल ही समाचार पत्रों में जानकारी में निकली थी, जहां पे केएल पटेल की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती टीईटी के अंदर, फिर लेखपाल के अंदर, एडिट जूनियर के अंदर हर एक में धांधली की गई है। लेकिन सरकार ने क्या किया है अभी तक आप सभी जानते हैं, कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। एक चंद्रमा यादव भी देखने के लिए मिले थे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर, उनका भी नाम पूरे तरीके से फाइलों से गायब हो गया। उनके भी बहुत सारे कारोबार थे इससे संबंधित। उसी को लेकर आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए रंगपुरा के अंदर पहला केस देखने के लिए मिलता है, जहां पर सुनील और उसके भाई यहां पे उनकी तरफ से कहने की पास कराने के लिए 25 जुलाई 2022 को फर्जीवाड़ा करवाने के लिए थरवाई थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया है, जहां पे उन्होंने अपनी ज़मीन को बेचकर 23 लाख रुपए दिए थे। देखो, एक दो बात आप सभी जानते हैं, एक भ्रष्टाचार करने वाला और एक भ्रष्टाचार करवाने वाला, है ना, दोनों ही यहाँ पे कहीं ना कहीं दोषी होते हैं। वो तो दोषी हैं, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने पैसे दिए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि आप 2 नंबर से नौकरी मांग रहे हैं, 23 लाख 24 लाख अगर आपके पास है तो कोई बिजनेस खोल लो। सरकारी नौकरी के अंदर आपको 23 लाख बहुत सालों के बाद देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इतना दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए दिमाग भी होना चाहिए। तो सबसे पहले कार्रवाई तो उनके साथ भी करवानी चाहिए जिन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन जिन्होंने पैसे लिए हैं उनके खिलाफ तो एनकाउंटर्स होने चाहिए, क्योंकि अब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लगातार हर भर्ती के अंदर धांधली होती है, परीक्षा होती है, फिर उसके बाद में परीक्षा रद्द करने की मांग की जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि लेखपाल भर्ती के अंदर एसटीएफ ने पेपर भेजने वाले अरविंद और योगेश को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ एसटीएफ का दावा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। नीचे लिखा हुआ है कि गुरुजी ने व्हाट्सएप में भेजी थी सॉल्वर गैंग को आंसर की। अब आंसर की कैसे भेजी? जब पेपर मिला होगा तभी तो आंसर की बनी होगी, और जब आंसर की बन गई तो इसका मतलब पेपर आउट था। लेकिन ना तो इस बात को चेयरमैन मानेंगे और ना ही एसटीएफ। यहाँ लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग अरविंद ने आंसर की व्हाट्सएप पर मुहैया करा दी थी। अरविंद के लोग गुरुजी के नाम से जानते थे, हालांकि अभ्यर्थियों के मोबाइल में उसका नंबर अरविंद सर के नाम से सेव था। एक दो नहीं बल्कि 4 सेट की जो आंसर की वो सॉल्व करके मिल गई है। इसके बाद अभ्यर्थी को कॉल करके आंसर की जानकारी देनी थी, लेकिन उसके पहले ही एसटीएफ ने रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया। लखनऊ एसटीएफ ने अरविंद समेत 2 लोगों को वंचित किया। इसके अलावा अगर बात की जाए उनको पकड़कर उनके बाद पता चलेगा कि उन्हें किस सेंटर से प्रश्न पत्र मिला था और उनके खिलाफ जो आईटी एक्ट में कार्रवाई हुई है। लेकिन एक बात यहाँ पे बिल्कुल तय है
कि एसटीएफ कहती है कि उनको पकड़ने के बाद में पता चलेगा कि उनको किस सेंटर से पेपर मिला था। मतलब वही बात हुई ना कि पेपर तो आउट हुआ था, अब इस बात को सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि बिना आंसर की के पेपर मिलना कोई आसान काम तो है नहीं। नीचे लिखा हुआ है कि संदीप ने 5 लाख रुपए में बेची थी आंसर की, अब गए जेल। प्रयागराज में बैठकर कानपुर वाराणसी में सॉल्वर गैंग की मदद से कराने के लिए आरोप में पकड़े गए शिक्षक विजयकांत पटेल, दिनेश कुमार यादव और सोनू कुमार को यहां पर फाफामऊ पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया है। सीओ एसटीएफ नवेदु सिंह ने बताया कि विजयकांत पटेल को संदीप पटेल ने 5 लाख रुपए भेजे थे, पेपर सॉल्व करके भेजा था। यहाँ पर वही बात लिखी हुई कि पेपर सॉल्व किया था, पेपर सॉल्व हुआ था, तो पेपर कहाँ से आया था ये सवाल अभी तक समझ में नहीं आया। सरकार कहती है कि पेपर आउट नहीं हुआ, आयोग कहता है पेपर आउट नहीं हुआ, एसटीएफ कहती है पेपर आउट नहीं हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है वो भी आप पढ़ लो। सरगना ने इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, मतलब कि जो प्रधानाचार्य होते हैं उनके माध्यम से यहाँ से भेजी थी आंसर की, उसके आधार पे देखने के लिए मिला था। अगर बात की जाए तो आंसर की का जो रेट था प्रति सेट 2 लाख रुपये तय किया गया था। अगर किसी भी सेट की आपको आंसर की लेनी तो 2 लाख रुपये आपको मिलेंगे। अगर आपको चारों सेट की लेनी है तो 8 लाख रुपये आपको देने पड़ेंगे, मिलेंगे नहीं। मोबाइल से डिलीट कर दिए गए थे प्रवेश पत्र, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी तो बहुत लंबी लंबी कहानी है, अगर आप इनको पढ़ें तो बहुत कुछ होगा, लेकिन असल बात ये है कि सरकार इस पर कितनी कार्रवाई करेगी, क्या परीक्षा को रद्द करेगी और दोबारा से परीक्षा करवाएगी, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अभी इनके जवाब आने बाकी हैं। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलेगा कि अपनी गाड़ी पे हाईकोर्ट लिखकर घुमा करते थे, मतलब कि शरेआम अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी या फिर हाईकोर्ट से संबंधित बताते थे, जिससे कि उनको पकड़ा ना जाए, जैसा कि नीचे आप सभी देख पा रहे हैं। साथ ही 42 मिनट के अंदर ही मांग ली गई थी अलग अलग सेट की 4 आंसर की, ABCD जो भी यहाँ पे सेट थे उन सभी को मिलाकर मोबाइल पे मिली थी उनकी आंसर की। मतलब दो बातें पूरे तरीके से साफ है कि सरकार लिपापोती कर रही है। यहाँ पे वो कहावत बिल्कुल सही है, कहावत नहीं है, बस एक डायलॉग है। देख रहे हो विनोद कैसे यहाँ पे लेखपाल परीक्षा को लीपापोती की जा रही है ना। तो बातों को गोल गोल घुमाकर आप लोग लीपापोती तो कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी मर्जी कर लें, लेकिन सच यही है कि परीक्षा का पेपर आउट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कितनी बड़ी संख्या में हुआ था, अब इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। बस यही एक मामला है जिससे कि मेहनत करने वाले छात्रों को नौकरी मिलेगी। अदरवाइज मेहनत करने वाले छात्र 23 लाख 24 लाख तो दे नहीं सकते हैं। जो 23 लाख 24 लाख दे सकते हैं, फिर उनको अगर नौकरी मिलेगी तो परीक्षा कराने का फ़ायदा क्या हुआ। बाकी आप लोग कमेंट करें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है प्राथमिक भर्ती से बीएड बार की याचिका को खारिज कर दिया गया है। बीएड को लेकर बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर अगर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह पे बीएड को बहाल करने की जो मांग है वो बीटीसी छात्रों के माध्यम से की जाती है। वो बात अलग है कि अलग अलग राज्यों के अंदर नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर आप जानते हैं कि वहाँ पे बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है। आप जब जाते हैं हरियाणा के अंदर या शिमला के अंदर, मतलब हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जेबीटी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में बीटीसी को डीएलएड कर दिया गया। वो बात अलग है कि जब से डीएलएड हुआ किसी को एक भी नौकरी नहीं मिली। बीटीसी होते तो पहले नौकरी मिल जाती थी, है ना, क्योंकि उसके बाद कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आई। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामले हैं, जैसे कि पंजाब के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ईटीटी देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये होता समकक्ष डीएलएड के ही है, ठीक है। अब मामला ये है कि हाल ही में कल मैंने आपको एक जानकारी दी थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने शायद नहीं देखी होगी, जिसमें मैंने आप सभी को पहले बताया था कि वहाँ पे शिमला हाई कोर्ट की तरफ से बीएड को बहाल करने की याचिका को रद्द कर दिया गया है। प्राथमिक भर्ती के नाम से यहाँ पे जानी जाने वाली जेबीटी रिक्रूटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेबीटी डीएलएड का ही भाई होता है, सेम टू सेम, उसी को लेकर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी जेबीटी भर्ती मामले को लेकर सरकार की पुनर्विचार याचिका। मजे की बात आप जानते हैं, राजस्थान के अंदर सरकार ने बीएड को बहाल करवाया था, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सरकार बीएड बहाल कराने के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया। मामले को पढ़िए। राज्य सरकार ने अदालत में आवेदन किया था कि 6 मई का पारित आदेश पुनर्विचार किया जाए, और हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है? बीजेपी की, ठीक है। 6 मई को अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि जेबीटी पदों की एनसीटीई की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना को अनुसार यहाँ से भरा जाए, मतलब कि बीएड छात्रों को शामिल करके उनकी जो भर्ती है वो की जाए। थोड़ा विस्तार से जान लो। जेबीटी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार ने पुनर्विचार आवेदन की याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार ने अदालत से आवेदन को लेकर
6 मई को पारित आदेश को पुनर्विचार किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि 6 मई के आदेश में स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है कि जो यहाँ पे 28 जून 2018 की अधिसूचना थी उसी के आधार पर जो भर्ती वो की जाए। मैंने कल आप सभी को बताया भी था कि यहाँ पे हाईकोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि जो भी एनसीटीई का आदेश है 28 जून 2018 का, उसके आधार पर भर्ती आप करिए, और जब तक एनसीटीई कोई नया आदेश जारी नहीं करती है तब तक कोर्ट से आप उम्मीद मत करिए कि वो कोई नया आदेश अपनी तरफ से देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रूल रेगुलेशन जो मेकिंग अथॉरिटी है, रूल मेकिंग अथॉरिटी जो है वो एनसीटीई के पास है, ना कि हमारे पास। ठीक है, उसी को लेकर नीचे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कोर्ट ने याचिकाओं को स्वीकार करते हुए 28 जून 2018 की एनसीटीयू की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों भर्ती के नियमों में जरूरी संशोधन को लेकर अदालत के इस फैसले पर जेबीटी पदों के बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को आदेशों के अनुसार इस फैसले को रोक लगा दी थी। इस पर रोक के बाद में बीएड डिग्री धारक फिर से इन पदों के लिए अयोग्य हो गए थे। बीएड डिग्री धारकों को याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें जेबीटी भर्ती के लिए योग्य समझा जाए, तो बीएड डिग्री धारक होने के साथ साथ उन्हें टीईटी भी उत्तीर्ण किया है। एनसीटीई के नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने के लिए पात्रता भी रखते हैं। तो मामला यह है कि अब बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरे तरीके से योग्य हैं और अब यहाँ से वो बाहर भी नहीं हो सकते हैं। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पात्रता परीक्षा के अंदर इतने ज़्यादा जो आवेदन है वो देखने के लिए मिले हैं। लगभग यहाँ पे 47 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 37 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं। रजिस्ट्रेशन आवेदन में फ़र्क कितना होता है, जिन्होंने फीस जमा कर दी है वो आवेदन कहलाते हैं। उसी को लेकर नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि पीईटी 2022 की अगर बात की जाए तो 37,29,037 अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे जो आवेदन है वो किए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की जब बात आती है तो 47,68,872 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई आवेदन और रजिस्ट्रेशन की संख्या इतनी बड़ी है और बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है, जहाँ पे सिर्फ आपकी पात्रता चेक होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। भर्तियों के नाम पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे कि लेखपाल भर्ती अब आ गई है, अब भर्ती आने के बाद में मार्च के महीने में आपका परिणाम जारी होगा, ऐसा प्रवीण कुमार जी का कहना है। तो फिलहाल ये मामला है पीईटी को लेकर। शायद ही ऐसी कोई भर्ती हो जिसके अंदर इतनी बड़ी संख्या में आवेदन हुए होंगे। बात कर ली जाए एडेड जूनियर को लेकर। एडेड जूनियर की बड़ी अपडेट ये है कि रिजल्ट को जारी करने के लिए आज की तारीख में छात्रों के माध्यम से प्रयागराज के अंदर एक बड़ा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि परिणाम भाई जल्दी से जारी हो जाए, क्योंकि घर बैठकर हर एक अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहा है, तो घर से थोड़ा सा बाहर भी निकलिए, आसपास के अभ्यर्थी चले जाएं, तब भी काफ़ी कुछ हो सकता है। जहां पे एडेड जूनियर भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए पीएनपी के सामने धरना प्रदर्शन होगा और पीएनपी जो कल परसों अगले हफ्ता कर रही है उसको लेकर एक स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर